जी आवाज आ रही है, एक बार कंफर्म कर दीजिएगा प्लीज। आवाज और बोर्ड क्लियर है, वेरी गुड, शाबाश। चलिए फिर, तो आज हम लोग उर्दू गजल के बाबा आदम को जो है वो पढ़ने वाले हैं, और जिसको हमने नाम दिया था वली दकनी, जिसको उर्दू गजल का बाबा आदम जो है वो हम लोगों ने कहा है। किसने कहा है ये बात आप लोग जानते हैं, मोहम्मद हुसैन आजाद ने। मोहम्मद हुसैन आजाद ने वली दकनी को उर्दू गजल का बाबा आदम कहा है, और वली को ही उर्दू का चासर कहा जाता है। चासर जो है वो मगरिबी अदब का एक बहुत बड़ा क्या है, शायर था, बहुत बड़ा शायर था। तो उसी का कंपैरिजन किया है उर्दू वालों ने, किसके साथ, वली दकनी के साथ। और मैंने कहा भी था कि किसी भी शायर को पढ़ने के लिए उसकी दो चीजों पे जरूर याद रखनी है हमें। पहली है हालात जिंदगी, और दूसरी है उसकी अदब खिदमा। तो पहले हम लोग हालात जिंदगी पे पढ़ेंगे, उसके बाद अदब खिदमा। हालात जिंदगी में सबसे पहला क्वेश्चन, वली का असल नाम, और इनका असल नाम था वली मोहम्मद। क्या था, वली मोहम्मद। और तखल्लुस, और तखल्लुस, असल नाम वली मोहम्मद और तखल्लुस, कोई बच्चा बताएगा क्या तखल्लुस था वली दकनी का? वली दकनी का तखल्लुस क्या था? बिल्कुल, एक बच्चे ने बताया अभी तक, और बताइए। बिल्कुल, शाबाश। क्या हुआ, नाम था, तखल्लुस था इनका वली, और अपने वतन की निस्बत से इनका नाम मशहूर हुआ वली दकनी। हालांकि दक्कन के दो शहर इनके लिए जो है वो बहुत अहम है, एक है औरंगाबाद और दूसरा है अहमदाबाद। ठीक है, इन दोनों के इर्द गिर्द जो है वो इनकी जिंदगी जो है वो गुजरी है, और इनकी पैदाइश में और इनकी वफात में दोनों में ही यहाँ इख्तलाफात है। कोई कहता है इनकी पैदाइश 1667 में हुई, कोई कहता है 1666 में हुई, यानी कि 1667 1668 में हुई। लेकिन कहाँ पर हुई, औरंगाबाद में। यही जो है वो ज्यादातर माना गया है कि इनकी पैदाइश औरंगाबाद में हुई 1668 में, यानी कि 1668 में। हालांकि बाज लोग कहते हैं कि इनकी पैदाइश अहमदाबाद में भी हुई, लेकिन इन्होंने अपनी जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा अहमदाबाद में गुजारा है, लेकिन इनकी पैदाइश हुई है औरंगाबाद में। किसमें, औरंगाबाद में। इसी के लिए इनकी वफात में भी बहुत सारे इख्तलाफात हैं। इख्तलाफ के हवाले से भी कोई कहता है कि इनकी वफात 1707 में हुई, कोई कहता है 1708 में हुई, कोई कहता है 1713 में हुई, कोई कहता है 1720 में हुई, कोई कहता है 1725 में हुई। ये अलग अलग इनके हवाले से क्या है, नजरियात हैं जो इनकी वफात के एतबार से हैं, यानी कि वफात के ताल्लुक से जो है वो इनके बारे में जो सारी चीजें जो है वो बयान की गई है। लेकिन इन सब में भी जो है वो सबसे अहम है हमारा 720। तो इनकी जो वफात है वो हुई है 720 में, और ये कहाँ हुई है, अहमदाबाद में। कहाँ पर, अहमदाबाद में जो है इनकी वफात हुई है। ठीक है, और बहुत सारे तज़किरों में कहा हुई है 1707, ये तज़किरों में बयान किया गया है। बहुत सारी जगह में इनकी वफात की जो जिक्र है वो है 1707 में, लेकिन एग्जाम में आपको यही लगाना है 720। हालांकि देख लेना कि ऑप्शन में 720 ना हो, तब जो है 1707 लगा देना। ठीक है, क्योंकि कुछ चीजें जो है वो हमारी डिपेंड करती है ऑप्शंस पे भी, कि हम लोग क्या पढ़ के गए हैं और ऑप्शन में जो है वो हमारे सामने
क्या नाम आ जाए, ठीक है। चलिए इसके बाद बात करते हैं इनके लक़ब की। इनका जो लक़ब था वो था शमशुद्दीन। क्या नाम लक़ब था इनका? शमशुद्दीन। इनके वालिद का नाम शरीफ मोहम्मद। इनके वालिद का नाम शरीफ मोहम्मद, इनके वालिद मोहतरम का नाम। और इन्होंने इब्तिदाई तालीम एक मदरसे से हासिल की, और उस मदरसे में जो खानका थे या उस मदरसे के जो प्रिंसिपल थे वो थे शाह वजीहुद्दीन, और उस मदरसे का नाम ही यही था, शाह वजीहुद्दीन के मदरसे में इन्होंने तालीम हासिल की, जहां पर इनके इब्तिदाई उस्ताद बने। इब्तिदाई उस्ताद कह लें या फिर कह लें इनके पीर बने, या फिर आप कह लें मुरीद, ठीक है, वली तकनी के। और वो थे नूरुद्दीन शहरवर्दी। ये इनके क्या थे? इब्तिदाई उस्ताद थे, जो कहाँ मिले इन्हें? शाह वजीहुद्दीन के खानका में या शाह वजीहुद्दीन के मदरसे में, और यहीं से जो है वो इन्होंने तालीम हासिल की। और तालीम हासिल करने के बाद आप लोगों को पता है इनको जो है वो बहुत घूमने फिरने का शौक था। इनका मन घूमने फिरने में बहुत किया करता था, इसीलिए ये 1700 में कहाँ आए? दिल्ली आए, और यहाँ पर आके इन्होंने मुलाकात किससे की? सादुल्ला गुलशन से। अब घूमने फिरने के लिए जाहिर सी बात है किसी इंसान की जरूरत पड़ती है, तो ये जो है अपने एक दोस्त जिनका नाम था सैयद अबुल मानी के हमरा होकर ये सादुल्ला गुलशन से मुलाकात करने आए दिल्ली में। और उस वक़्त किसका ज़माना था, या मुगलिया सल्तनत में किसका ज़माना था? तो याद रख लेना, औरंगज़ेब। किसका? औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह का दौर था। और उस वक़्त दिल्ली का जो सूबेदार था वो था मोहम्मद यार खान। आप लोग जानते हैं कि वली ने 1700 में दिल्ली का सफर किया, लेकिन बाज लोग कहते हैं कि ये एक सिर्फ मनगढ़ंत कहानी, एक मनगढ़ंत किस्सा है, जिससे दक्कन वालों को जो है वो उर्दू में ज्यादा अहमियत दी जाए, क्योंकि जितनी भी चीजें पनपी हैं या जितनी भी चीजें उर्दू में आई हैं उनकी शुरुआत दक्कन से ही हुई है। इसीलिए जो शुमाल वाले थे या जो शुमाली हिंद थे वो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि उर्दू गजल का सेहरा किसी खारिजी इंसान पे पड़े। खारिज मतलब जो दिल्ली के बाहर का हो या शुमाल से बाहर का हो। इसमें मीर और कायम चांदपुरी, इन दोनों ने जो है वो इस बात की जो है वो काफी ज्यादा क्या किया है, इख्तिलाफ किए हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। ये जो है वो वली को हीरो बनाने के लिए या वली को ऊपर दिखाने के लिए ऐसा कहा गया है, लेकिन वली से पहले भी दो दौर जो है वो गुजर चुके हैं। पहला दौर है हमारा अमीर खुसरो का, जिसमें गजल के कम से कम 10 शोरा गुजरे हैं। इसके बाद कुतुब शाही दौर का, इसमें गजल के जो शायर गुजरे हैं उनकी तादाद 14 बताई है। यानी कि वली से पहले भी गजल जो है वो शुमाली हिंद में क्या थी, शुरू हो रही थी। लेकिन ये सारी चीजें क्या हुई, कही गई हैं, लेकिन इस बात में कोई जो है वो सबूत नहीं मिलता। लेकिन फिर भी आप लोगों ने मीर का एक तज़किरा का नाम सुना होगा, मीर तकी मीर का तज़किरा, जिसको उर्दू शोरा का पहला तज़किरा कहा जाता है। उर्दू शोरा का पहला तज़किरा कहा जाता है, उसमें इसका जिक्र है। और पहला तज़किरा कौन सा है? वो है निकातुश शोरा। कब लिखा गया? 1751
या 52 में। उसमें कितने शोरा का जिक्र है? उसमें 103 शोरा का जिक्र है। किस जबान में किया गया है? फारसी जबान में किया गया है। किस शोरा कितने उसमें किया गया है? फारसी जबान में किया गया है। और इसी में ही मीर लिखते हैं या मीर कहते हैं अपने तज़किरे निकातुश शोरा में वली दखनी के लिए। इसका मिसराए सानी जो है वो इम्पोर्टेंट है, वो है माशूक जो अपना था। ये मिसराए सानी है, माशूक जो अपना था, माशूक जो, सॉरी अपना पहले नहीं आएगा, माशूक जो था, माशूक जो था अपना, बाशिंदा, बाशिंदा दक्कन का था। ठीक है, ये इसका मिसराए सानी है जो एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। कभी कभी इसका मिसराए अव्वल भी दे लेते हैं, तो लिख लीजिएगा गोखर नहीं कुछ, गोखर नहीं कुछ यूं ही, गोखर नहीं कुछ यूं ही हम रेख्ता गोई के, हम रेख्ता गोई के। गोखर नहीं कुछ यूं ही हम रेख्ता गोई के, माशूक जो था अपना, बाशिंदा दक्कन का था। इसीलिए मीर तकी मीर ने, इसीलिए मीर तकी मीर ने वली दखनी को रेख्ता का उस्ताद कहा है। ठीक है, इसीलिए मीर तकी मीर ने वली दखनी को रेख्ता का उस्ताद कहा है। और इसी तज़किरे में यानी कि निकातुश शोरा में ही उन्होंने कहा है कि वली जो है वो शैतान से ज्यादा मशहूर है। ठीक, शैतान से ज्यादा मशहूर है। ये बात उन्होंने अपने तज़किरे निकातुश शोरा में ही कही है। इससे ये साबित होता है कि वली दखनी जब दिल्ली आए 1700 में, जब वली दखनी ने दिल्ली का सफर किया तो यहाँ के जो शोरा थे, क्योंकि तब तक तो आमीर पैदा नहीं हुए थे, तो यहाँ के जो शोरा थे वो कहते थे कि ये बात जो है वो सिर्फ मन गढ़ंत है। लेकिन जब मीर पैदा हुए, उन्होंने इसमें अपना तज़किरा पेश किया, तो इस बात में जो है वो कुछ रोशनी डाली, और ये बात साबित हो गई कि जब वली दखनी दिल्ली आए तब से उर्दू गजल का एक नया बाब शुरू होता है। उर्दू गजल का एक नया बाब शुरू होता है, और इसको शुरू करने का बानी किसको कहा जाता है? वली दखनी को कहा जाता है। इसीलिए मोहम्मद हुसैन ने उर्दू गजल का बाबा आदम किसको कहा है? वली दखनी को कहा है। यही बात है। और जब वो दिल्ली आए तो यहाँ पर इन्होंने मुलाकात की सादुल्ला गुलशन से, शादुल्ला गुलशन से, और यही इनके क्या बने? शायरी के उस्ताद बने। क्या बने? शायरी के उस्ताद। शादुल्ला गुलशन ने वली दखनी को 2 मशवरे दिए। क्या किए? 2 मशवरे दिए। वो कौन कौन से मशवरे दिए वो मैं आपको अभी लिखवा रहा हूँ। ठीक है, पहला मशवरा तो आप लोगों को सभी को पता होगा कि शादुल्ला गुलशन ने कहा वली दखनी से कि अपने कलाम में दखनी अल्फाज का इस्तेमाल कम से कम करो। अपने कलाम में या अपने शेर में दखनी अल्फाज का इस्तेमाल कम से कम करो। ठीक है, इसके बाद दूसरा कहा कि जो दक्कनी अल्फाज हैं या दक्कनी कलाम है उनको अपनी ज़बान में तर्जुमा करो। ठीक है, अपनी ज़बान में दक्कनी भी आ सकता है और फारसी भी। अपनी ज़बान से मुराद यहाँ उर्दू है, ध्यान रखना। अपनी ज़बान से मुराद यहाँ उर्दू है। और इस कहने के बाद इन्होंने जो है वो क्या किया, ये इन दोनों पे जो है वो काम किया, और मेहनत उनकी जो है वो रंग लाई। और तकरीबन 18-19 साल के बाद 1719 में दिल्ली में दीवान पहुंचा या वली का दीवान पहुंचा। 1719 में वली का दीवान
दहली पहुंचा और फिर यहीं से जो है वो एक नई शुरुआत होगी। और ये बात किसने कही है? ये बात कही है मुसफ़ी ने, यानी कि वली का दीवान 1719 में आया, ये बात कही है गुलाम हमदानी मुसफ़ी ने। और ये जो इसका ओरिजिनल रूप है, या हम लोग इसका कह सकते हैं कि इसका जो कलमी नुस्खा है, किसका? कलाम का, वली दखनी का जो दीवान आया, इसका जो कलमी नुस्खा है वो आज भी क्या है? आज भी रखा हुआ है उसी तरह से जो हाथों से लिखा हुआ था। कहाँ पर रखा हुआ है? पेरिस में रखा हुआ है। कलमी नुस्खा आज भी पेरिस में जो है वो ये रखा हुआ है। और ये शाये कहाँ से हुआ था? तो याद रख लेना, लंदन से शाये हुआ था। पहली मर्तबा ही लंदन से क्या हुआ था? शाये हुआ था। और फिर इसको लंदन से शाये होने के बाद इसको वहां तो शाये हो गया, लेकिन इसको जो मुरत्तब किया, ये तो दीवान था, दीवान को बाद में तरतीब दिया और तरतीब देने के बाद इसको बनाया गया कुलियात। एक बच्चे ने मुझसे पहले भी पूछा था, सर दीवान और कुलियात होते क्या हैं? ठीक है, तो मैं आपको एक सीरीज बता देता हूँ। पहले आता है हमारे पास मिसरा, उसके बाद आता है हमारे पास शेर, शेर के बाद हमारे पास आते हैं अशआर, अशआर से फिर हमें बनती है नज़म या गजल, उसके बाद बनते हैं शेरी मजमूए, शेरी मजमूए, शेरी मजमूओं से हमारे पास बनता है दीवान, और दीवान के बाद हमारे पास बनता है कुलियात। ये सारी चीजें हैं। दीवान में भी शेरी मजमूए होते हैं और कुलियात में भी शेरी मजमूए होते हैं। कोई बच्चा बता सकता है आप में से कि व्हाट इज द डिफरेंस दीवान और कुलियात? कुलियात में और दीवान में क्या फर्क है? मैंने कई मर्तबा इस बात को जो है वो बताया है कि कुलियात में और दीवान में क्या फर्क होता है। दोनों में होते शेरी मजमूए ही हैं। इस दीवान में भी शेरी मजमूए हैं और कुलियात में भी शेरी मजमूए हैं। जो दीवान है वो लंदन से शाये हुआ और आज भी उसका कलमी नुस्खा पेरिस में है, लेकिन कुलियात क्या है? कुलियात बाद में बना। कब बना? 1989 में। और इसको मुरत्तब किसने किया? मुरत्तब किया नूरुल हसन हाशमी ने, नूरुल हसन हाशमी ने, नूरुल हसन हाशमी ने। और नाम क्या रखा? कुलियाते वली, कुलियाते वली। कुलियात में तमाम अशार यानी सारे दीवान होते हैं। इरशाद फातिमा, ठीक है, हाँ हाँ ठीक है, ये बात तो ठीक है। चलो मैं आपको एक छोटा सा डिफरेंस बता देता हूँ, शायद आप लोगों ने पढ़ रखा हो, आप लोगों के जहन में जा रहा हो। जो दीवान है और कुलियात है, दोनों में जो है वो क्या होते हैं? अशआर या उनके शेरी मजमू होते हैं। दीवान में कहीं से भी आ सकता है, 2, 3, 8, 9, मतलब ये गजल के नाम दे दिए हमने। लेकिन कुलियात कहता है कि कुलियात में अशआर जो होंगे वो लुगत के एतबार से होंगे, यानी कि पहले एक आएगा, फिर दो आएगा, फिर तीन आएगा, फिर चार आएगा, फिर पांच आएगा, फिर छह आएगा। अंडरस्टैंड? दीवान में आप कहीं से भी कोई सी भी गजल उठा के रख सकते हो, लेकिन कुलियात में आपको तरतीब से रखना होगा कि पहले, जैसे हम कहते हैं ना, ए आएगा डिक्शनरी में, फिर ए के बाद बी आएगा, फिर इस तरह से ए के बाद सी आएगा, इस तरीके से। ठीक है ना? समझ में आया? दीवान में आप कहीं से भी कोई भी शेर रख सकते हैं, लेकिन कुलियात में आपको तो क्या करना पड़ेगा, उसको वहां से उठा के सही जगह पे रखना पड़ेगा। इसीलिए एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि कुलियात वली का पहला शेर कौन सा है? कुलियात वली का पहला शेर कौन सा है? तो लिख लीजिएगा, वो है कीता हूं, यानी कि कहता हूं, कीता हूं तेरे नानों को
मैं दर्द ज़बां का, दर्द ज़बां का कीता हूँ तेरे नानों को मैं, दर्द ज़बां का कीता हूँ मैं तेरे शुक्र को गैर। ये कुलियात वली का पहला शेर है। ठीक, तो एग्जाम में कभी कभी ये कुलियात वली के बारे में पूछ ले जाता है, जिसको मुरत्तब किया है 1989 में। किसने किया है? नूरुल हसन हाशमी ने। नूरुल हसन हाशमी ने नूरुल हसन हाशमी ने क्या किया है? इसको मुरत्तब किया है, जिसका पेशे लफ्ज, जिसका पेशे लफ्ज या कह सकते हैं मुकदमा किसने लिखा? महमूद अल्लाह ने लिखा। किसका पेशे लफ्ज लिखा? महमूद अल्लाह ने, महमूद अल्लाह ने। और फिर इसी को ही कुलियात वली को, कुलियात वली को फ्रांसीसी जबान में, किसमें? फ्रांसीसी जबान में तर्जुमा किया है गारसा दतासी ने, गारसा दतासी ने। फ्रांसीसी जबान में गारसा दतासी ने जो है वो क्या किया है? इसको मुरत्तब किया है। अब ये जो मुरत्तब किया था नूरुल हसन हाशमी ने, ठीक है, ये उन्होंने अपनी जबान में, ये कह सकते हैं फारसी जबान में या दक्कनी जबान में किया था कुलियात वली को, लेकिन इसका उर्दू तर्जुमा भी हुआ, इसका उर्दू तर्जुमा भी हुआ। और उर्दू तर्जुमा किसने किया? 1927 में, 1927 में। यानी कि जो तर्जुमा है वो 1927 में हुआ। किसने किया? डॉक्टर यूसुफ हुसैन खान ने, डॉक्टर यूसुफ हुसैन खान ने। ठीक है, और ये जो दीवान था उसको तर्जुमा किया था, जो लंदन से शाये हुआ था फारसी में, उसका उर्दू तर्जुमा 1927 में डॉक्टर यूसुफ खान ने किया था, यूसुफ खान ने किया था। ठीक है, और ये तर्जुमा किससे किया था? हाथ वाले से, हाथ की तहरीर से, कलम के जरिए से। कभी कभी पूछ लेता है कि टाइपिंग वाला किसने किया? टाइपिंग वाला कुलियात वली, टाइपिंग वाला यानी कि जो टाइप हुआ पहली बार कुलियात वली, वो किसने किया? तो वो भी 1927 में ही हुआ। किसने किया? एहसन, एहसन मराहवरी ने, एहसन मराहवरी ने किया। कहां से किया? अंजुमन तरक्की उर्दू से, अंजुमन तरक्की उर्दू से जो है वो इसे टाइपिंग वाला किया। कोई बच्चा बता सकता है कि उर्दू कीबोर्ड के लिए सबसे ज्यादा काम किसने किया है? उर्दू कीबोर्ड के लिए सबसे ज्यादा काम किसने किया है? उर्दू कीबोर्ड के लिए सबसे ज्यादा काम किसने किया है? सबा कह रही है ऑप्शन दे दीजिए। अरे इसमें ऑप्शन की क्या बात है बेटा? चलिए फिर ऑप्शन ले लीजिएगा आप लोग। मोहम्मद अली जौहर या मौलाना मोहम्मद अली जौहर, इस्माइल मेरठी, हादी रसुआ और हसरत मोहानी। ये हैं आपके चार ऑप्शन, ए बी सी डी। क्वेश्चन क्या? क्वेश्चन है कि भाई उर्दू टाइपिंग में सबसे ज्यादा काम किसने किया है? चार आंसर है आपके पास। मोहम्मद मौलाना अली जौहर,
اسماعیل میرٹھی، ہادی رسوا اور حسرت موہانی۔ محمد شوقین، صبا، جولی فرحہ، 3 بچوں نے جو ہے وہ اپنے آنسر دے دیے ہیں، باقی بچے بھی دیں جواب۔ آرزو رضوی، عشرت فاطمہ، محمود علی، مریم صدیقی، فرحہ، شہناز۔ آپ سے یہ امید مجھے بالکل نہیں تھی۔ جوہر بھی ہے آنسر میں، لیکن جوہر نے سب سے پہلے اردو ٹائپنگ کا اخبار نکالا تھا، اردو ٹائپ والا اخبار نکالا تھا جس کا نام تھا ہمدرد۔ ٹائپنگ والا تو ہے لیکن کام انہوں نے نہیں کیا۔ آرزو رضوی، حسرت موہانی، غلط جواب، اس لیے آپ کو پڑھنا پڑے گا ہادی رسوا۔ ٹھیک ہے، آنسر آپشن سی۔ آنسر ہے اس کا ہادی رسوا۔ ہادی رسوا نے اردو کی بورڈ کے لیے بہت کام کیے۔ حسرت موہانی نے صحافت میں کام کیا ہے، ٹھیک ہے، صحافت میں۔ اور حسرت موہانی تو ابھی 20ویں صدی میں ہی ہوئے ہیں، اور اردو تو بہت آ گیا۔ ہادی رسوا تو 1899 سے پہلے بھی ہے، ان کا مشہور ناول ہے۔ تو یہ تو آپ لوگ تھوڑا سا لوجیکلی بھی سوچ سکتے ہیں۔ خیر کوئی بات نہیں، آہستہ آہستہ چیزیں جو ہیں وہ آپ کو آتی ہے۔ ہاں بیٹا، یہ کنفیوژن ضرور ہوتا ہے، یہاں پہ بھی ہوتا ہے اور ایگزام میں بھی ہوتا ہے۔ ہمیں آنسر پتا ہوتا ہے لیکن وہ کنفیوژن کریٹ ہو جاتا ہے، اور اسی کنفیوژن کو کریٹ کرنے کے لیے آپ کے پاس ہونا چاہیے آپ کا پریکٹس۔ ٹھیک ہے، بالکل، شاباش۔ چلیے کوئی بات نہیں، اب ہم بات کرتے ہیں کلیات ولی میں۔ کلیات ولی میں جو ان کے ادبی خدمات ہے یا جو ان کے اشعار ہیں اس کے بارے میں بات کر لیتے ہیں۔ کلیات ولی میں سب سے پہلے بات کریں گے قصیدے کی۔ اس میں جو ہے وہ 6 قصیدے ہیں، اور 6 کے 6 کیسے ہیں؟ مذہبی قصیدے ہیں۔ 6 قصیدے ہیں اور 6 کے 6 کیا ہیں؟ مذہبی قصیدے ہیں، جس میں سے 5 قصیدے کیا ہیں؟ 5 قصیدے تمہیدیہ ہیں، اور ایک جو ہے وہ خطابیہ ہیں۔ 5 قصیدے تمہیدیہ ہیں اور ایک جو ہے وہ خطابیہ ہے۔ اور یہ جو خطابیہ ہے وہ کس کی مدح میں ہے؟ وہ ہے میر محی الدین کی مدح میں، یا میرا محی الدین کی مدح میں۔ میرا محی الدین کی مدح میں کوئی گزرے ہوں گے بزرگ، ان کے جو ہے اس میں انہوں نے کیا کہی ہے؟ یہ قصیدے کہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد انہوں نے 3 مثنوی بھی کہی ہیں، کہیں کہیں آپ کو 3 ملتی ہیں، کہیں کہیں آپ کو 2 بھی ملتی ہیں، ٹھیک ہے، کہیں کہیں آپ کو 3 ملتی ہے، کہیں کہیں آپ کو 2 بھی ملتی ہے، ٹھیک۔ جیسے سب سے ان کی مشہور جو مثنوی ہے وہ آپ لوگوں کو پتا ہوگی، وہ ہے در تعریف سحر صورت۔ در تعریف سحر صورت، ٹھیک ہے۔ یہ احمد آباد میں ہے یا گجرات میں جو صورت ہے اس کے بارے میں بیان کی گئی ہے۔ کوئی بتا سکتا ہے کہ سحر صورت کو ولی دکنی نے کیا نام دیا ہے؟ بالکل، شبا نے صحیح جواب دیا ہے، آنسر ہو جائے گا ولی دکنی نے سحر صورت کو ایک نام دیا ہے، اور وہ دیا ہے باب المکہ کا۔ ویری گڈ، کیا ہے؟ باب المکہ کا نام دیا ہے سحر صورت کو، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ سورت کے علاوہ انہوں نے گجرات کا بھی ذکر کیا ہے، ٹھیک ہے، گجرات کا بھی ذکر کیا ہے۔ یہ ان کی پہلی مثنوی ہے، در تعریف سحر صورت کی۔ اس کے بعد ان کی دوسری مثنوی ہے جس کا نام ہے اللہ دل پردے عشق داغ کا۔ اللہ دل پردے
अल्लाह दिल पर दे इश्क दाग का, इश्क दाग का, अल्लाह दे पर दे इश्क दाग का। ये क्या है? इनकी एक मसनवी है, ये मसनवी भी है और ये मसनवी का पहला अशार भी है। अल्लाह दिल पर दे इश्क दाग का, यकी के नैन मिली सट कुहेले माजाक का। इस तरीके से ये है। तो मसनवी के पहले शेर को क्या बना लिया गया? मसनवी बना लिया है। ठीक। इसके बाद इनकी एक और मसनवी का जिक्र मिलता है जिसे हम लोग कहते हैं रोज़तुश शुहदा। ठीक है, रोज़तुश शुहदा ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, दर फिराक गुजरात, दर फिराक गुजरात। इसका दूसरा नाम भी है रोज़तुश शुहदा। क्या है? इनकी मसनवी भी है जिसका दूसरा नाम है दर फिराक गुजरात, दर फिराक गुजरात। और ये किसके बारे में लिखी गई है? ये उसके बारे में लिखी गई है जहां पर जिनके मदरसे में उन्होंने पहले तालीम हासिल की थी। बताइए किसके मदरसे में तालीम हासिल की थी? अभी आपको मैंने बताया किसके मदरसे में या किसके खानका में जो है इन्होंने तालीम हासिल की थी। बिल्कुल, सबा शेख नूरुद्दीन से हासिल की थी। आंसर है शाह वजीउद्दीन, शाह वजीउद्दीन के मदरसे में। अब आप कहेंगे कि आप जो है वो कहाँ पढ़ते हैं? तो आप चौक एंड डस्टर अकेडमी में पढ़ते हैं। तो ये हुआ शाह वजीउद्दीन। लेकिन चौक एंड डस्टर अकेडमी पे कौन से सर से पढ़ते हैं? तो आप कहेंगे कि आपसे पढ़ते हैं। तो दोनों में क्या है? डिफरेंस है। वो अलग बात है कि आप लोग हमें चौक एंड डस्टर अकेडमी के नाम से जानते हैं, लेकिन पढ़ते आप हमसे हैं। तो वही वाली है कि इन्होंने शाह वजीहुद्दीन के मदरसे में तालीम हासिल की, लेकिन वहां पर जो इनके उस्ताद हुए या मुरीद हुए या जिनके शागिर्द बने वो थे शाह नूरुद्दीन या शेख नूरुद्दीन। ठीक है, ये हो गए इनकी मसनवी के ताल्लुक से। इसके बाद बात करें इनके अशआर के बारे में, तो कुलियात वली की हम लोग बात कर रहे हैं। तो कुलियात वली में तकरीबन 404 क्या है? 404 गजलें शामिल हैं, 404, जिसमें तकरीबन 3500 क्या है? अशआर हैं, जिसमें तकरीबन 3500 क्या है? अशआर हैं। और इसी में ही एक रिसाला भी है जो फारसी जबान में लिखा गया है, फारसी रिसाला, जिसका नाम है नूरुल मार्फत, नूरुल मार्फत। एक फारसी रिसाला है नूरुल मार्फत, जो किसकी लिए लिखा गया है या किसकी तारीफ के लिए लिखा गया है? किसकी तारीफ के लिए लिखा गया वो भी लिख लीजिएगा। नूरुल मार्फत वो लिखा गया है बख्श नामी के नाम से। ठीक, बख्श नामी, बख्श नामी की तारीफ में लिखा गया है। और इसका मौजू क्या है? तसव्वुफ। क्या है? तसव्वुफ, यानी कि सूफी साद या खुदा से बात, उसके लिए ये एक रिसाला था तसव्वुफ का। और ये बख्श नामी के लिए क्यों लिखा गया? तारीफ में भी हिदायत के एतबार से, कि मैं तुम्हें हिदायत देता हूँ कि रोजाना 4 घंटे पढ़ना है। ठीक है, वो अलग बात है कि आप लोग माने या ना माने, वो आपकी जिम्मेदारी है। मेरा काम है आपको समझाना, मेरा काम है आपको बताना। आप पढ़ेंगे अपने लिए पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारे इनके कुलियात वली में जो भी सारी चीजें हैं या इनके हालात जिंदगी है, वो सारी चीजें जो हमने यहाँ तक कवर कर ली है। किसी बच्चे का कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो बता सकता है। यहाँ तक कोई डाउट?
शौकीन, आरजू, जोया। क्लियर है? आगे चलें। ओके, गुड। चलिए फिर इसके बाद इनके मुतालिक कुछ इकवाल भी हैं जो कोल की जमा है, वो हम लोग लिख लेते हैं। हालांकि मैं ज्यादातर आपको लिखवा ही चुका हूँ। ठीक है, जैसे शायर कुदरत, शायर कुदरत, शायर कुदरत। ये किसने कहा है? मोहम्मद हुसैन आजाद ने कहा है। मोहम्मद हुसैन आजाद ने। और किस किताब में कहा है? आब हयात में कहा है। आब हयात में, जो कब लिखी गई? 1880 में। 1880 में कितने बाब पर मुश्तमिल है? 5 अबवाब पर जो है वो मुश्तमिल है। ठीक है, 5 अबवाब पर मुश्तमिल है। इसके बाद मीर ने इनको मुस्लिमुल सबूत कहा है। मुस्लिमुल सबूत कहा है, वही अपने तज़किरे निकातुश शोरा में ही। इसी के लिए बाज लोगों ने वली दकनी को या वली दकनी के कलाम को एक कड़ी कहा है। एक कड़ी कहा है। क्यों कहा है? क्योंकि वली का दीवान या वली का कलाम दक्कन को और शुमाल को जोड़ता है। दक्कन को और शुमाल को जोड़ता है, इसीलिए वली दकनी के कलाम को क्या कहा गया है? एक कड़ी कहा है, जो एक पुल का काम करती है। अगर आप चाहें तो जो एक पुल का काम करती है, कि दक्कन को और शुमाल को जोड़ने का काम वली दकनी ने किया है। इसीलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं? एक पुल कहते हैं या एक कड़ी कहते हैं। और अपने कलाम में, या जब वो दिल्ली आए, उन्होंने जो है वो अपने कुछ दोस्तों का भी जो है उसमें जिक्र किया। और जिक्र जो है वो दोनों थे, हिंदू मजहब से ताल्लुक रखते थे और मुस्लिम समाज से भी थे। तो हिंदू भी और मुस्लिम भी दोनों ही क्या थे? उनके दोस्त थे। जिसमें अगर हम बात करें उनके हिंदू दोस्तों की, तो उसमें सबसे पहला नाम आता है अमृतलाल का। ठीक है, अमृतलाल का। इसके बाद गोविंद लाल का। गोविंद लाल का। चलो यहीं पर मैं आपसे एक पूछता हूँ, ये वाला लाल ठीक होता है या ये वाला लाल ठीक होता है? लाम, आइन और लाल, कौन सा ठीक होता है? गोविंद लाल या नीचे वाला गोविंद लाल? लाम, आइन और लाम। एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में। ठीक है, बिल्कुल। नाजिया ने सही बताया है। और बच्चे बताएं। नीचे वाला, आइन वाला स्टोन के लिए होता है, नीचे वाला। बिल्कुल, एक्सीलेंट। जो चीज पत्थर से बनी होती है, जैसे हमारा लाल किला, ठीक, यानी कि जो चीज पत्थर से निर्मित है या पत्थर से बनी हुई है, उसमें हम लोग ये इस्तेमाल करते हैं। या जो हम कहते हैं जो नॉन लिविंग होती है, और जो लिविंग होती है उसके लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक, माइनर सा डिफरेंस है, लेकिन आपको पता है, ये अच्छी बात है। वेरी गुड ऑल ऑफ यू। ठीक, चलिए वापस आ जाते हैं। इसके बाद बात करते हैं उनके और दोस्तों की। अमृत लाल ओलिया, गोविंद लाल ओलिया, और उसके बाद खेमदास। क्या? खेमदास। ये इनके हिंदू दोस्त हैं जिसका इन्होंने जिक्र किया है अपने दीवान में। इसके बाद मुस्लिम दोस्त में इनका सबसे जिगरी सैयद अबुल मानी। सैयद अबुल मानी इनका दोस्त है। इसके बाद दिल्ली का सूबेदार था मोहम्मद यार खान। मोहम्मद यार खान। उसके बाद मोहम्मद मुराद। मोहम्मद मुराद। और मोहम्मद मुराद के बाद सिराज। सिराज के बाद शमशुद्दीन। शमशुद्दीन। और इसके बाद कामिल व अकमल। कामिल वो अकमल। ठीक, ये इनके मुस्लिम दोस्त हैं। और जाहिर सी बात है कि जो इंसान कम वक्त में
ज्यादा खयाती पा लेता है या कम वक्त में जो है वो ज्यादा बुलंदी पर ऊंचा उड़ने लगता है, तो उसकी क्या होती है, उसके दुश्मन भी पैदा हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? दुश्मन भी पैदा हो जाते हैं, जिसे हम उर्दू जबान में कहते हैं अदबी चश्मक रखने वाले। ठीक है, अदबी चश्मक। अदबी चश्मक मतलब एक ही वक्त में दो एक ही तरह के लोग अपने अपने अंदाज से क्या कर सकते हैं, जिक्र करते हैं। तो इनकी जो वली के हम असल था वो था फिराकी। क्या? फिराकी। ये इनका हम असल भी था। हम असल कहते हैं समकालीन को या कंटेम्पररी को। ठीक है, और ये इनसे क्या थी, इनकी अदबी चश्मक भी थी। वली दकनी की अदबी चश्मक किससे थी? फिराकी से। फिराकी से। ठीक है, बस अदबी चश्मक पे आके हम लोग रुक जाते हैं, क्योंकि इससे ज्यादा जो है अब वली दकनी में और कुछ पढ़ने के लायक नहीं है। जितना भी होगा वो एग्जाम में यहीं से जो है वो आपसे सवाल आता है, खास तौर पे यहीं से। बस इनका एक शेर जो है वो बड़ा मशहूर है, वो एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, स्टार बना के लिख लीजिएगा। मुफलिसी सब बहार खोती है, मुफलिसी सब बहार, मुफलिसी सब बहार खोती है, मुफलिसी सब बहार होती है, मर्द का एतबार खोती है, मर्द का एतबार खोती है। ठीक है, ये वाला शेर है, आप लोग जो है वो इस गजल को भी जो है वो देख सकते हैं। ठीक है, अब गजलें जो है वो इनकी बहुत सारी हैं, मैंने आपको बताया 404 गजलें हैं। अब सारी तो पढ़ाना इम्पॉसिबल है, पॉसिबल ही नहीं है। तो इसीलिए आप लोग जो है वो धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इनके लिखने का अंदाज क्या है। क्योंकि लिखने के अंदाज से ही आप लोग उसका क्या लगा सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं, बाकी और कुछ नहीं। कहीं से भी आ सकता है शेर, कोई डिपेंड नहीं करता, वो आपकी अपनी प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है। ठीक है, चलिए आज की क्लास इतनी ही है। किसी बच्चे का कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो पूछ सकता है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? जोया सरताज, शुक्रिया सर। किस बात के लिए बेटा? जैसा कि आपको बताया गया था, हाँ 8 बजे से क्लास स्टार्ट होती है मोहम्मद शो की। जैसा कि आपको बताया गया था कि मंडे से लेके फ्राइडे तक आपकी क्लास होगी और सैटरडे में आपका टेस्ट होता है। तो इस हफ्ते का टेस्ट हम लोग ऑलरेडी ले चुके हैं। तो जो कल है क्लास, वो आपकी कल क्लास होगी, टेस्ट नहीं होगा। ठीक है, कल क्लास होगी, टेस्ट नहीं होगा। और कल हम लोग गजल के एक और शायर को जो है वो पढ़ेंगे। चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों से कल की क्लास में। जोया कह रही है सर आपको मालूम है सर, कल मैंने फीस पे किया और आपने मुझे ऐड शुरू से कर दिया था। कोई बात नहीं बेटा, वो हमारे लिए सेकेंडरी चीज है। आपका कामयाब होना हमारे लिए पहली प्रायोरिटी है। आप ना भी देते तब भी कोई दिक्कत नहीं थी। चलिए फिर मिलते हैं।